Good morning everyone. Welcome back all of you. In this video we are going to discussing on fundamental rights, मूल अधिकार के विचार का सूत्रपात वर्ष 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्रारंभ होता है। फ्रांस में 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कुछ अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी जाती है। 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र को शामिल किया जाता है। भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की घोषणा 1895 में की गई श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में 1915 में भारतीय संविधान में एक विधेयक के रूप में इसे होम रूल में शामिल किया गया। 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इस अधिकार की मांग की गई। 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में भारत के भावी संविधान का जो आधार होगा वो मूल अधिकार होना चाहिए, ऐसी घोषणा की गई। 1928 में फिर मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। 1931 के कराची अधिवेशन में सितंबर में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के द्वारा मूल अधिकार की मांग को दोहराया जाता है। कैबिनेट मिशन ने भी मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाने की बात करता है। संविधान सभा में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया जाता है और एक सलाह समिति के द्वारा मूल अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई जाती है, जिसमें JV कृपलानी, मीनू मसानी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, M मुंशी, राजकुमारी अमृता कौर को सदस्य बनाया जाता है। संविधान के अगर संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 जो स्पेशली मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। इसमें अधिकारों के निर्धारण का जो संविधान के सभा द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। प्रारंभ में अगर बात करें मूल अधिकारों की संख्या तो 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसके में एक नया भाग 12 भाग जोड़ा जाता है और एक नया अध्याय 4 जोड़ा जाता है और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है और संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी और एक विधिक अधिकार बन चुका है। कुछ मूल अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी लोगों को उपलब्ध है, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो। राज्य इन पर समुचित कारण अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता है। यह अस्थायी भी नहीं है, क्योंकि संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। वहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैनिक कानून लागू हो उसे रोका भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह यह नहीं कर सकता है कि मैं मौलिक अधिकार का प्रत्याग कर दूँ, वह ऐसा नहीं कर सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि दे कैन वेवर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, बट इन इंडिया इट्स नॉट ईजी, है ही नहीं संभव। जब राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, जब राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत जो आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके प्रावधान को बंद कर दिया जाता है। और संकट काल में मौलिक अधिकार केवल और केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाता है, अर्थात 20 और 21 आर्टिकल हमेशा के लिए लागू रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में फैसला किया कि मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, किसी क्षेत्र में सेना का शासन हो, जहाँ पर महिलाओं या बच्चों या फिर पिछड़े हुए जातियों के कल्याण की बात करना हो, तो कुछ ना कुछ मूल अधिकार को उसमें आप चाहे तो उसमें सस्पेंशन लगा सकते हैं। संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे संविधान मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। अगर हम मूल अधिकारों के वर्गीकरण की बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला समानता का अधिकार जो 14 से 18 है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार वो 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में जिक्र किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको 25 से 28 में जिक्र किया गया है। शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में जिक्र किया गया है। और फाइनली संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में हम लोग डिटेल से जानें क्या है। समानता का अधिकार जो 14 से 18 में व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार की डिटेल व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 जो सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, केवल ये सब ध्यान है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 सभी को लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी, उनसे किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो राज्य चाहे तो पदों का आरक्षण किया जा सकता है। आरक्षण विशेष कारणों के सिवाय किसी अन्य कारण से नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ ध्यान रहे, इसका जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंदिरा साहनी केस में यह स्पष्ट किया गया है। विशेष परिस्थिति में इसे तोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 17 जो अनटचेबिलिटी पर रोक लगाने की बात करता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जो पूरे भारत में लागू है। अनुच्छेद 18 इस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 इस प्रकार का अधिकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, निर्वाध रूप से विचरण कीजिए, घूमिए, निवास कीजिए, संगठन बनाइए, स्वतंत्र वित्त जीविकोपार्जन के लिए व्यापार कीजिए, स्वतंत्रता है आपको संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कोई विशेष रूप से नहीं किया गया, बल्कि इसको 19 के सब क्लोज 1 में इसको शामिल किया गया है। अनुच्छेद 20 इसके द्वारा अपराध सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय कानून ना तोड़ा हो, और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा उस पर चलाया नहीं जा सकता है, और ना ही एक से अधिक बार उसको सजा दी जा सकती है एक ही अपराध के लिए। किसी भी अपराधी को अपराध अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी अन्य तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकाल की स्थिति में भी जीवन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, नज़रबंदी की अवस्था में संरक्षण प्रदान करता है। समथिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट, निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध का अर्थ किसी प्रकार का अपराध किए जाने के पहले और बिना किसी प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया के हो ही आपको नज़रबंद कर लिया जाएगा। ये क्यों बनाया गया ये कानून? क्योंकि आप इससे पहले कोई ऐसा आपराधिक क्रिया करें जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सद्भाव, मॉरलिटी इस पर कोई प्रभाव पड़े, इसलिए निवारक निरोध कानून भारत में लाया गया। संसद द्वारा 1950 में निवारक निरोध अधिनियम पारित करके समय समय पर इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं और इसकी अवधि भी बढ़ाई गई है। अगर निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो उसकी सज़ा 1 वर्ष तक हो सकती है अधिकतम, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है जब एक कोई स्पेशल कमेटी बैठे उस पर विचार करे। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983 में बनाया गया, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक परिस्थिति में जो व्यक्ति शामिल हैं वो उन व्यक्तियों को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियों पर निरोध लगाने के लिए पोटा लाया गया था। इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी इस तरह के वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे और ये वीडियो बीपीएससी, एनटीपीसी और यूपीएससी और यूपीएससी ईपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।